1 2 3 साउंड चेक। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, जिसके हम कहां पहुंच गए हैं, 8th वीडियो में पहुंच गए हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, अभी देखो बताता हूं मैं आपको। हम आगे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आगे थे, और हमने लास्ट वीडियो में ये दो डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके थे। इसका आंसर क्या था, एनर्जी स्टोर इन टू पार्टिकल सिस्टम दैट इज इक्वल टू के दोनों चार्जेस की वैल्यू और उन दोनों के बीच का गैप। और जब 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की बात करें तब के कॉमन आया था। अब आप उनके पेयर बना लो, ये पहले 2 का हो गया, फिर पहले का और तीसरे का हो गया, और फिर दूसरे का और तीसरे का हो गया, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो ये हम 2 डेरिवेशन कर चुके थे। आज हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा निकाल रहे हैं 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की, लेकिन इस बार कहां है वो, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। और फिर हम डायपोल लेके जाएंगे कहां पे, उसी फील्ड के अंदर। बस यहां फर्क क्या है, इसे आप ये यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा और ये वाला यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। अब पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सपोज जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इससे ये फील्ड लाइंस निकल रही है, ये फील्ड लाइंस निकली हुई है, ये फील्ड लाइंस निकली हुई है, ये फील्ड लाइंस निकली हुई। तो आप याद करो, लास्ट जो हमने 2 चार्ज पार्टिकल वाला डेरिवेशन किया था उसमें हमने कहा था कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां Q1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पहले चार्ज के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पहले चार्ज को लाने के लिए आपको कोई भी वर्कडन नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से नहीं था। अब हम एक ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं कि जैसे पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ के इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है। अब इसी इन्फिनिटी चार्ज को मैं Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से अगर मैं किसी पॉइंट पे लेके आता हूं, और लेट दिस पॉइंट इज एट द R1 डिस्टेंस, ये कहां पे है, R1 डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज को अगर मैं यहां पे लेके आऊंगा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मतलब आपको अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट Q1 को लाने में वर्कडन करना पड़ेगा, जो पहले वाले केस में नहीं करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जब आप लेके आते हो, मान लो ये डिस्टेंस R1 पे है, तो अब इस चार्ज का यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। लेट द पोटेंशियल एट दैट R1 डिस्टेंस इज VR1, ठीक है। तो कितना वर्कडन करना पड़ेगा, तो इधर आ जाइए। तो वर्कडन की जब बात होगी तो पहला वर्कडन यानी फर्स्ट चार्ज के लिए पहले सिचुएशन में 0 था, लेकिन अब आपका वर्कडन करना पड़ेगा। और वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल वहां पहले से मौजूद उस चार्ज का, और फिर Q कौन सा, जो चार्ज आप लेके आ रहे हो। तो ये हो गया मेरा पहला वर्कडन। इसको मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, Q1 VR1, एक ही बात है। अब दूसरा चार्ज लेके आऊंगा मैं। अब देखना है यहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बड़ा इजी है। अब मैं दूसरा Q2 चार्ज वो ही इन्फिनिटी से सपोज मैं यहां लेके आ रहा हूं। ये जो पॉइंट है वो आपका जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है उससे लेट कितनी डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे। तो यहां पोटेंशियल कितना बनेगा, उस चार्ज का लेट VR2। तो यहां पे क्या होगा, जब सेकंड चार्ज आप लेके आओगे तो याद करो, पहले से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, उसके अगेंस्ट तो वर्कडन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो चार्ज Q1 यहां आ चुका है, उससे पहले Q2 से पहले Q1 जो यहां आ चुका है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन चुका होगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, जो आपका एक्सटर्नल फील्ड पहले से बना हुआ है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो उसको वर्कडन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए Q1 भी पहले से यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना पड़ा है, उसके अगेंस्ट भी आपको वर्कडन करना पड़ेगा। तो लेट ये दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, R12। वैसे Q1 Q2 ये 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के अंदर जो आपका वर्कडन होता है वो अपन पहले ही कैलकुलेट कर रखे, तो वो ही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। आ जाइए। तो W2 के लिए आपका वर्कडन क्या होगा, Q2 चार्ज के लिए कहां लेके आ रहे हो, जो मेन चार्ज है उससे R2 डिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला अपन दोबारा यूज किया, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जहां आप लेके आ रहे हो, प्लस। और अब ये कौन सा वर्कडन हो गया, ये वर्कडन हो गया 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम वाला, Q1 के अगेंस्ट वाला, जो हमने पहले डिराइव किया था।
Q1 Q2 अपॉन R12। Q1 के अगेंस्ट जो Q2 का वर्क डन होगा, Q2 के लिए वर्क डन होगा, उसका फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R12 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस केस में जो टोटल वर्क डन हुआ दैट इज W1 प्लस W2। तो अब W इज इक्वल टू क्या हो गया, W1 की वैल्यू है V Q1 V R1 प्लस Q2, फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा V R2 प्लस अब K Q1 Q2 अपॉन R12। और यही वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये हमारा डेरिवेशन थर्ड वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला कंप्लीट हो गया है। चलिए अब लास्ट डेरिवेशन अपना आता है, वो आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां पे मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब जानते हैं कैसा बनता है, कैसा बनता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को डिनोट करता है कौन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने यहां पे कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोगी, एक इसको कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट किया, क्लोन 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 क्लोन, एक और क्लोन, ठीक है। अब पहले लेवल पे आ जाओ, पहला यहां रखा मैंने, इसके पास में दूसरा यहां रखा, क्या वाह, अरे जब सिलेक्ट क्या हो गया, ये एक बार इसको हटाओ यहां से, दूसरा वाला लेके आओ, तीसरा लेके आओ, ठीक है। हो सकता है कि इनमें गैप, वैसे यूनिफॉर्म है तो इनके बीच का गैप बराबर होना चाहिए, और हो सकता है कि मेरे रखने में ये थोड़ा गैप ज्यादा कम हो जाए, लेकिन आपको बराबर गैप मान के चलना है, ठीक है। अब इसको नीचे ले आओ, ये आपका आ गया। अब मैं कह रहा हूं ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इसके अंदर मैं एक डायपोल रखूंगा जो एंगल थीटा बना के रखा जाएगा। कैसे, तो मैंने ये माइनस Q लिया और इससे ये प्लस Q लिया। ये डिस्टेंस सबको पता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है और सेकंड में पढ़ा है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। और ये देखो अब डायपोल मोमेंट P क्या होता है, माइनस से प्लस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो इस डायपोल के पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कब निकालते हैं, जब उन दोनों की टेल आपस में टच हो। तो ये दोनों टच हो गई तो ये एंगल थीटा हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि थीटा एंगल बना के मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, जिसका डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2a। अब देखो यहां भी क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कब होता है, कि जब आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करते हो। जैसे अब यहां देखो, आप इस माइनस को देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ तो सीधी सी बात है इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा, माइनस होगा, सुनो। तो इस प्लस से फील्ड निकल रही है, तो ये प्लस चार्जेस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेंगे, किस फोर्स से, F इज इक्वल टू QE फोर्स से, ये सोनो। ऐसे ही इस प्लस को इधर वाले माइनस अपनी तरफ खींचेंगे, F इज इक्वल टू QE फोर्स से। आगे बात समझ में, ये दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। और आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में यहां कितना टॉर्क एक्ट होता है उसका फॉर्मूला आपने डिराइव कर चुके हैं। P क्रॉस E, और वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लिखूं तो PE साइन थीटा n कैप हमारा फॉर्मूला होता है, जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इसका पर यहां यूज करने वाले हैं। आगे बात समझ में। तो अब देखो यहां पे ये लगा, अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि जैसे यहां एक रबड़ बैंड बन रहा है, उसको मैंने जैसे आते ना, ये अपने नोटों की गड्डी वाले रबड़ बैंड आते हैं, नोटों की गड्डी पे बांधने वाले रबड़ बैंड आते हैं। अगर मैं उसको यहां से कट कर दूं, उसको मैं यहां से कट कर दूं, और ये बैंड जो बचा हुआ है इतना सा, ये कट करने बाद ये जो रबड़ बैंड है टूटा हुआ, इसको मैंने लिया और उसका एक एंड यहां बांधा और खींच के सामने कोई कील है उसके बांध दिया। ऐसा ही एक मैंने यहां से खींचा, खींच के वहां बांध दिया। तो हो क्या रहा है, एक इसको खींच रहा है और एक इसको खींच रहा है। अगर मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहूं, तो मैं जब रोटेट करवाऊंगा तो ये यहां से इसमें टेंशन आएगी, और इधर जब ये जाएगा इधर तो इस वाले में टेंशन आएगी। मतलब मैं उन दोनों रबड़ की जो टेंशन फोर्स है उसके अगेंस्ट जाके इसको घुमाना जा रहा हूं।
तो इसको जब मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स मुझे अपोज करेंगे, ये दोनों फोर्स मुझे अपोज करेंगे इसके रोटेशन में। और मैंने कहा था जब आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्कडन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो इसको मैं इस डायरेक्शन में, यानी इस तरफ देखें तो अपन इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा कि इस डायपोल में एक एनर्जी स्टोर होगी जिसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं, कैसे करते हैं देखो। सपोज कंडीशन ले लेता हूं मैं कि अभी ये θ1 पे, सपोज अभी यहां रखा हुआ ये θ1 एंगल पे, ठीक है, और इसको मुझे यहां से रोटेट करवाना है और रोटेट करवा के मुझे यहां लेके आना है, यानी प्लस क्यू तो यहां आ जाए और माइनस क्यू यहां आ जाए। और उसके लिए मुझे कहां ले गया इसको, इनिशियल एंगल मेरा θ1 था, वहां से घुमाया और कहां ले गया, θ2 ले गया। किसके अगेंस्ट, जो ऑलरेडी यहां पे फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में इनको लेके जा रहा हूं, θ1 से θ2। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो यहां हम क्या कर रहे हैं कि सपोज आप स्टार्टिंग में देखो, आपसे मैं बेसिक बात करता हूं, वर्क डन का जब मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला बात करूं, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस डायपोल को लीनियरली डिस्प्लेस नहीं कर रहे, ना इधर लेके जा रहा हूं ना मैं इधर लेके जा रहा हूं, मैं उसको वहीं का वहीं घुमा रहा हूं, वहीं का वहीं रोटेट करवा रहा हूं, यानी मैं उसमें लीनियर नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहा हूं। जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके आऊंगा तो उसका सिंबल क्या होता है, थीटा होता है। और यहां पे कोई भी चीज को, अगर आप कोई भी चीज को रोटेट करवाते हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन देते हैं, तो आप जो फोर्स लगाते हैं वो होता है एंगुलर फोर्स, और उसी एंगुलर फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है, टॉर्क। तो मैं यहाँ पे टॉर्क लगाऊंगा, उस बॉडी को वहीं का वहीं रोटेट करवाने के लिए मैं उसके अंदर टॉर्क लगाऊंगा और थीटा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला बना है एंगुलर फॉर्म में, वो क्या बना है, टो थीटा, टो थीटा। पर अभी मैं कर रहा हूं कि मैं जो वर्क डन कर रहा हूं एक साथ पूरा कैलकुलेट ना करें, वर्क डन फॉर स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल लेके चलता हूं मैं, कितना एंगल, डी थीटा। पूरा मुझे घुमाना कितना है, पूरा मुझे घुमाना है, मान लो यहां पे ये रखा हुआ है 20 डिग्री पे, 20 से लेके मान लो मुझे 30 डिग्री तक घुमाना है। तो 20 हो गया मेरा θ1 और 30 हो गया मेरा θ2। तो मेरा वर्क डन मुझे निकालना है θ1 से θ2, लेकिन मैं उसमें इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं, तो मैं स्मॉल एंगल लेके चल रहा हूं। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा स्मॉल है तो वर्क डन में कितना आएगा, स्मॉल आएगा, यानी वर्क डन फॉर द डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, वर्क डन फॉर डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये मेरा टॉर्क है। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक का, θ1 से θ2 का। वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, पता है आपको, dx का x होता है, dy का y होता है, dt का t होता है, वैसे डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, w इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, pe sin थीटा d थीटा लिमिट θ1 से θ2। अब क्या हो रहा है, p क्या है, q इंटू 2a, p क्या है यहाँ पे, q इंटू 2a। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखोगे कि जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं ब्लू पोर्शन से, ब्लू पोजीशन से ग्रीन पोजीशन में, तो मैं इसको जब घुमा रहा हूं तो ना तो इसका क्यू चेंज हो रहा और ना ही इसका 2a डिस्टेंस चेंज हो रही, यानी क्यू भी चेंज नहीं हो रहा, क्यू भी चेंज नहीं हो रहा, 2a भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपका पी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब क्यू कांस्टेंट, 2a कांस्टेंट, तो p भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर। अच्छा रखा कहां है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ गया। अब θ1 से θ2 अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये θ1 से θ2 मुझे करना है, माइनस कॉस थीटा का माइनस इधर आ गया। अब आप वर्क डन के लिए आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या होती है बताइए आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, कॉस θ2 और कॉस माइनस कॉस θ1, पहले थीटा की जगह θ2, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं तो क्या होगा, ये टर्म बन जाएगी माइनस की और ये θ1 वाली टर्म बन जाएगी प्लस की। तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं,
ठीक है। और ये वर्क डन क्या होगा, आपका एनर्जी में स्टोर होगा। तो मेरा एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। क्या स्पेशल केस करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में लेट θ1 कितना है, 90 मान लेता हूं। अब θ1 था तभी क्या था, θ2 था। θ1 था तभी तो क्या था, θ2 था। पर अब थीटा ही एक बचा है, तो 1 और 2 का कोई खेल है ही नहीं है, क्योंकि θ1 को आपने 90 मान लिया तो वो तो चला गया। अब θ2 को मैंने थीटा मान लिया। उस केस में अगर आप यहां एनर्जी का फॉर्मूला पुट तो क्या आएगा, P E cos θ1 कितना है 90 माइनस θ2 कितना है थीटा। ये तो ना पहले 1 और 2 देखो इधर, जहां कंफ्यूज मत हो ना, यहां पे माइनस अंदर भेज दिया। माइनस भेजने से पहले ये 2 था, वो 1 था, भेजने के बाद ये 1 बन गया और 2 बन गया। 1 को 90 माना है और 2 को थीटा माना है। 1 को 90 माना है और 2 को थीटा माना है। cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। तो क्या बच गया, माइनस cos थीटा, वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस cos थीटा बच गया। आगे बात समझ में। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी अपन को यूज करना पड़ सकता है। अब इसी से हम वो स्पेशल कंडीशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। तो देखो आपने भी कहा कि पूरे प्रोसेस में इसे जब हम रोटेट करवाते हैं तो ना तो P में चेंज आएगा ना E में चेंज आएगा, ना P में चेंज आएगा ना E में चेंज आएगा। चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा, थीटा में चेंज आएगा। आगे बात समझ में। तो अब यहां पे सारा खेल थीटा के हाथ में ही है। तो अगर थीटा की वैल्यू ऐसी हो जाए कि cos की वैल्यू मैक्सिमम बन जाए, तो आप सबको पता है थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो cos की वैल्यू यानी cos 0 कितना होता है, 1 होता है। और जो कि cos में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब cos की वैल्यू क्या हो, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ सॉरी, मिनिमम 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 एनर्जी मिनिमम की बात हो रही है, वो गड़बड़ हो गया। मिनिमम को रहेगी, cos की माइनस पी रहेगी, गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। कैसे, इसको आप प्रैक्टिकली समझो। देखो अभी आपने कहा था कि इस रबड़ को इधर को खींच रहा है, इधर कुछ खींच रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में जोर आएगा। पर सपोज जैसे अभी यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या आएगा, अपने आप इधर आएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा और ये यहीं पड़ा रहेगा। अब ये यहां जब पड़ा है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, और ये कितने एंगल पे पड़ा है, 0 पे पड़ा है। इसको जब घुमाओगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। आगे बात समझ में। और बढ़ाते 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 जब ये रबड़ खींचता खींचता, ये रबड़ खींचता खींचता, ये रबड़ खींचता खींचता, रबड़ खींचता खींचता कहां पहुंच जाएगा, 180 पे। तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। क्योंकि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये घूम के जब आएगा तो यहां जो फोर्स लगाएगा वो 180 वाला फोर्स सबसे ज्यादा होगा। 135 से भी ज्यादा, 90 से भी ज्यादा, 45 से भी ज्यादा, 30 से भी ज्यादा, 20 से भी ज्यादा, 10 से भी ज्यादा, और 0 में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे समझ में। एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगी, 180 में, और सबसे कम कहां होगी, 0 पे। और जब 0 पे है तो ये कौन सा है, ये स्टेबल कंडीशन में, इसे बोलते हैं मोस्ट स्टेबल पोजीशन। और 180 कौन सा हुआ, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो U मिनिमम हुआ PE, और यहां पे ये एनर्जी मिनिमम होगी, और इसे बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कंडीशन या मोस्ट स्टेबल, हाँ ठीक है, मोस्ट स्टेबल। और U मैक्सिमम कब मिलेगा, जब cos की वैल्यू क्या होगी, घुमा दो पूरा 180, और cos 180 कितना होता है, -1। तो cos 180 -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस P, ये हो गया मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन जिसपे मोस्ट एनर्जी इसके पास होगी। तो एनर्जी मिनिमम -P, मैक्सिमम +E। ये सब ध्यान रखनी है, किस एंगल पे स्टेबल होता है, किस एंगल पे अनस्टेबल होता है। ये हमारा सारा डेरिवेशन है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इसके क्वेश्चन है, चारों डेरिवेशन के क्वेश्चन है, अपन एक साथ एक क्लास लेंगे इसकी, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।